चलो दोस्तों, अभी हम अपने ये टॉपिक के अंदर आगे जा रहे हैं, जिसके थर्ड वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं इधर कि भाई कल हमने देखा था स्टेट ऑफ मैटर में क्या क्या था, बॉयल लॉ एंड गैल्यूसेक लॉ देखा था ना। यस, तो बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। उसके बाद कौन आया, गैल्यूसेक लॉ। उसने क्या बोला हमें, P इज प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर पे वो सीधा डिपेंड है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। चलो, अब आ रहा है थर्ड रूल अपना। शायद आपने देखा हो, नाम सुना हो कहीं पे, चार्ल्स लॉ। है ना, तो ये चार्ल्स लॉ है दोस्तों। यस, अभी चार्ल्स लॉ को हमें समझना है, तो रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। सीधी सी बात है दोस्तों। अब मैं गैस के लिए आपको पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो आप क्या बताओगे दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्या बताओगे? वॉल्यूम और टेम्परेचर वो दोनों क्या हो सकते हैं दोस्तों? दोस्तों, किसी कंटेनर में आपने गैस फिलअप किया है, समझ लो, किसी कंटेनर में क्या किया है आपने, गैस फिलअप किया है और उसको पिस्टन से बंद किया हुआ है। ये पिस्टन तो हार्ड जो है ऑब्जेक्ट होता है कि जिसकी वजह से जहाँ पे उसको स्टेबल कर दिया वहाँ पे ही वो रहेगा। अब ये मेरा इनिशियली टेम्परेचर T1 था और ये जो अंदर पड़ा है उसका वॉल्यूम V1 था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ स्टोव डाल के। तो दोस्तों क्या होगा, ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलते थे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। ड्यू टू थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो आपका ये कंटेनर में ये प्रेशर किसको लगेगा, आपके पिस्टन को लगेगा, इसीलिए पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, टेम्परेचर इंक्रीज सो वॉल्यूम इंक्रीज। नाउ अनदर रिलेशन, मैं यह टेम्परेचर दिया इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इसको ठंडा कर दिया, कैसा कर दिया, ठंडा, कूल कर दिया, तो टेम्परेचर कम किया, तो आपको पता है कि ये गैस के जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे और इसीलिए उनका जो उन्होंने स्पेस जो ऑक्यूपाइड किया हुआ है, जो उसका वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा होगा और होगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वी वांट टू प्रूव दैट V इज प्रोपोर्शनल टू T। सर इतना सा ही था, तो आपने बोला था कि ये बहुत लॉन्ग थियरी है, कल बोला था ना मैंने। हाँ,
तो ये लॉन्ग कैसे है, थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी। क्या मीनिंग होगा इसका कि वॉल्यूम इज इंक्रीज विच इंक्रीज द टेम्परेचर, राइट, एंड डिक्रीज ऑन कूलिंग, बोल सकते हैं ऐसा। भाई समझ में आ रहा है, वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन अ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डिक्रीज विथ अ डिक्रीज इन अ टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? यस। अब यहाँ पे सपोज हम बोल रहे हैं दोस्तों, मैं एक फिगर दे रहा हूँ आपको, मैंने एक स्पीयर दिया हुआ है, ये कोई गैस है हमारे पास, एट अ कांस्टेंट प्रेशर इसका वॉल्यूम क्या है, V0 है, इनिशियली है इसीलिए क्या है ये V0 है। दोस्तों समझ में आ रहा है? अभी इसका टेम्परेचर जो है वो भी कितना है, T0 है। कितना है? यस, हम कैपिटल T0 भी लिख सकते हैं, T0। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन्होंने एक थियरम को समझाने के लिए ऐसा बोला है, इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंक्रीज कर रहे हो तो दोस्तों इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम तो एज इट इज रहा, लेकिन इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, इसका वॉल्यूम बड़ा होगा दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, अब वो बड़ा है, वो कितना बड़ा है वो मैं बता रहा हूं आपको कि भाई सपोज अभी एक्चुअल अभी जो था वॉल्यूम 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसका वॉल्यूम इतना हो गया, तो ये बढ़ गया है ना। तो 1 डिग्री इंक्रीज करने से ये जो बढ़ोतरी हुई है वॉल्यूम में वो कितनी हुई है, तो सर इतनी हुई है ना, ये दोनों के डिफरेंस के जितनी हुई है। तो तब हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू कितना है, तो ये हम बोल सकते हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम 1/273.15 जितना इंक्रीज हो रहा है। ये कितना इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने डिग्री सेल्सियस था ना, और ये वैल्यू किसमें कन्वर्ट करने के लिए है, केल्विन के अंदर। तो जो भी हमें इंक्रीज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तब अगर हमें कोई पूछेगा कि अब ये वॉल्यूम है 1 डिग्री सेल्सियस पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था ऐसा समझ लो, लेकिन अब ये कितने पे है, 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सर V0 तो था ही पहले से, लेकिन उसमें कितना बड़ा, ये जो बड़ा वो इससे 173.15 गुना बड़ा। तो हम क्या कर सकते हैं, रेडी, कितना बढ़ रहा है, यस, इंटू V0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अभी हर बार एक चीज़ तो हमको ये बताया इसने कि टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज हो रहा है तो ये वॉल्यूम जो है वो इतने मल्टीप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, बस इतना समझ लो, जितना डिग्री बढ़ेगा उतना ही ये इंक्रीज होगा। अब मैं बता रहा हूं आपको कि सपोज इंक्रीज
T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो मतलब कितना, T डिग्री जितना ही बढ़ गया तब जाके आपका वो जो स्पीयर था V0 वाला वो तो एज इट इज ही रहेगा ना, लेकिन बढ़ोतरी जो हो रही है वो कितनी हुई, वो हम कैसे बोल सकते हैं कि सपोज वो हुई, सपोज इतना वॉल्यूम हो गया, तो दोस्तों मैं अगर आपको पूछ रहा हूं कि ये कितना बड़ा है तो आप क्या बोल सकते हो, यस मन में बोलो, मुझे समझ में आ जाएगा, T डिवाइड बाई 273.15 इंटू V0 जितना बड़ा कि नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम एट T टेम्परेचर, ये कितना बढ़ेगा, हाँ T टेम्परेचर जितना बढ़ा तो वॉल्यूम कितना बढ़ा, T अपॉन 273 इंटू V0, अगर 1 डिग्री बढ़ाया था तो 1 अपॉन था, 2 डिग्री बढ़ाओगे तो 2 अपॉन, तो T डिग्री बढ़ाओगे तो T अपॉन V0 प्लस T अपॉन 273.15 इंटू V0। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किसी भी गैसियस के एट अ कांस्टेंट प्रेशर अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो आपको ऐसे मिलना चाहिए और मिलता है ना, वेरी गुड। अब दोस्तों हमारा जो वैल्यू मिला है हमको, जो ये कौन सा वाला है ये, यस Vt इज इक्वल टू V0 प्लस T अपॉन 273.15 इंटू V0। अब इसमें से हम V0 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस T अपॉन 273.15 है ना, तो चलो Vt इज इक्वल टू अपॉन V0 लिख लूँ तो चलेगा, Vt अपॉन V0 लिखूंगा तो चलेगा दोस्तों, बोलो जल्दी से, ये V0 को मैंने उस साइड ले गया और इसको क्या करेंगे, LCM लेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, नहीं हम सबको क्या मिलेगा, 15 प्लस T अपॉन 273.15 लिख सकते हैं ऐसा। और आपको इतना पता है कि ये T जो है वो डिग्री सेल्सियस में है, उसमें कुछ हम क्या करेंगे 273.15 प्लस करेंगे तो वो केल्विन में हो जाएगा ना, तो केल्विन वाले वैल्यू को हम करते हैं कैपिटल T, और T टेम्परेचर पे है इसीलिए TT अपॉन ये वैल्यू किस चीज़ का है 273.15 0 डिग्री सेल्सियस, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं T0। अरे भाई समझ में आया, हाँ, तो हमारा ये फॉर्मूला ऐसे हमको मिल रहा है, Vt अपॉन V0 इज इक्वल टू Tt अपॉन T0। तो इतने से ही पता चल गया कि भाई अगर दो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, इनिशियली कंडीशन V1 है और टेम्परेचर T1 है, और फाइनल कंडीशन V2 है और टेम्परेचर T2 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि भाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट, तो V अपॉन टी इज इक्वल टू के, तो K इंटू टी, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T। मतलब क्या हो गया, ये प्रूव कर दिया हमने, है दोस्तों, कि भाई जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी टेम्परेचर को, तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है आपका, जो पेज नंबर 142 पे, एट दिस स्टेज
we define that a new scale of temperature such that T0 degree Celsius on new scale is given by capital T. जीरो वाले को क्या बोलोगे? कैपिटल टी इज इक्वल टू 273 प्लस स्मॉल टी एंड जीरो विल बी गिवन बाय टी जीरो ओनली 273.15। वो तो समझ में आ गया। अब आगे देखो, दिस न्यू टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड, इसको हम केल्विन टेम्परेचर बोलते हैं क्योंकि ये केल्विन में हमने फाइंड किया, और दिस स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। याद रखो ये इसको क्या बोला जाता है? केल्विन में जो लिया हुआ टेम्परेचर है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो ये चीज़ आप लोग एब्सोल्यूट वर्ड आ जाए तो डरना नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू द दिस एब्सोल्यूट स्केल। ओके, समझ में आ रहा है? नॉट दैट डिग्री साइन। अच्छा, आपको पता है टेम्परेचर के यूनिट कौन से रहते हैं? टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट एंड केल्विन में रहता है। ये तो पता है ना। सिर पे डिग्री किस पे आता है? तो केल्विन पे नहीं आता है। चलो यहाँ पे वही लिखा है, डिग्री साइन इज नॉट यूज वाइल राइटिंग द टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, मतलब केल्विन। केल्विन स्केल इज टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडाइनेमिक स्केल। तो दोस्तों हाँ, ये चीज़ याद रखना है आपको। केल्विन स्केल और क्या लिखा हमने दूसरा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और थर्मोडायनेमिक स्केल। तो ये सब को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, तो उसको क्या बोलोगे आप? ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। सो द लॉ ऑफ चार्ल्स क्या बोल सकते हो आप लोग? यस, ऐसा बोलना नहीं है भाई, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बट एट अ कांस्टेंट प्रेशर द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस फॉर द, या तो हम इफ वी इंक्रीज, अच्छा या तो हम बोल सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो समझ में आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, तो उसको आप लोग रट्टा मार लेना। आगे जा रहे हैं। तनिष, अब क्या हुआ देखो, एक ग्राफ प्लॉट करना है हमें। कौन सा भाई? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो देख लो अभी यहाँ पे कितना बढ़िया सा ग्राफ हम बना रहे हैं। इधर ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, एक लॉजिक समझ लेना, बहुत बढ़िया लॉजिक है। आपको मैंने क्या बताया कि भाई टेम्परेचर डिक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज। ये फॉर्मूला के तहत हम ऐसा बोल सकते हैं। हमारे पास ये बलून है, वो बलून के अंदर गैस के पार्टिकल है, दिख रहा है सबको? यस। अब इसका टेम्परेचर मैंने लिया है सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक तरह से 298 केल्विन टेम्परेचर।
अब इसका टेम्परेचर मैं कर रहा हूं 200 केल्विन, मतलब क्या किया, क्या किया, डिक्रीज, डिक्रीज किया तो इसका वॉल्यूम कम हुआ, हाँ या ना। और भी मैं 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन कर रहा हूं तो क्या होगा, और कम होगा। समझ लो ये बलून कहाँ जा रहा है, जमीन में चला जाएगा, हाँ। दोस्तों समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये स्लोली स्लोली वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज ही हो रहा है। तो इसकी तरह मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ पे एक फिगर देखो कि कैसे समझना है ये ग्राफ को, बहुत बढ़िया तरीके से समझा करो दोस्तों। कोई P1 प्रेशर था गैस का और T1 टेम्परेचर था यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, उस टाइम उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, यस और नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को स्लोली स्लोली क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिक्रीज कर करके, और ये तो ज़ीरो ही है ना दोस्तों, ओरिजिन होता है। तो ये डिक्रीज कर करके हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या ऐसा होगा कि ये ज़ीरो हो जाएगा वॉल्यूम इसका, उफ, जीरो हो जाएगा इसका वॉल्यूम, है ना। तो दोस्तों सही बात है, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर जब आता है तो इसका जो ये क्या है, वॉल्यूम, वो कितना हो जाता है, ज़ीरो। हाँ, किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। रेडी, हाँ, यस यस यस। तो ये कौन से टेम्परेचर पे होगा वो पता है, पता है। डिग्री सेल्सियस में अगर आपके पास ये ग्राफ है डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे 25 था, 0, -100, -200, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। नहीं समझे, समझ गए। अब ये रेड कलर का गैस था, उसका ये हाल हुआ। अब हम यही हाल किसका जानना चाहते हैं, किसी दूसरे गैस का, P2, इसका वॉल्यूम इतना था सेम टेम्परेचर पे। तो हमें क्या मिला देख सकते हो, वो भी अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिक्रीज करते हैं तो वो भी, उसका भी वॉल्यूम कौन से टेम्परेचर पे डिक्रीज, ज़ीरो हुआ, सेम टू सेम। ऐसा एक ग्रीन गैस आता है ना, तो ये हो जाएगा P3। ये P3 क्या है समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। चलो, तो ये क्या मिला आपको कि सर हम देख सकते हैं कि जो हमारे गैसियस स्टेट के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा आगे ले जाना इसको, वैसे वैसे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है ना। और वो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। क्या बोला जाता है, अच्छा अब इसको एब्सोल्यूट जीरो क्यों बोला, यस, बोलो दोस्तों क्यों किया, बिकॉज इट्स ज़ीरो केल्विन। ओके नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा, ज़ीरो केल्विन, क्योंकि ये टेम्परेचर को आप ज़ीरो केल्विन बोलते हो ना, तो ये एब्सोल्यूट वर्ड केल्विन के लिए लगता है, और यहाँ पे ज़ीरो केल्विन है इसीलिए इसको क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन P1, P2 एंड P3।
कौन ज़्यादा होगा, कौन कम होगा? हैं? ये देखो, ये P1 का वॉल्यूम है, ये किसका वॉल्यूम है? P2 का। और ये किसका वॉल्यूम है? अब मुझे बताओ, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन तो इनवर्स है ना। तो ये P1 का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, तो वो प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। कुछ समझ में आ रहा है? सो वी कैन राइट हियर दिस ऑर्डर, लेस देन एंड लेस देन। समझ में आ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इनवर्स है एक दूसरे के। तो मेरे ख्याल से आपको ये थियरम समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा दोस्तों। ये आपके सामने हो जो स्क्रीन पे लगाया है हमने, उसको एक सीधा साधा वॉल्यूम लिया, उसका वॉल्यूम V0 बोला और टेम्परेचर T0 बोला इनिशियली। अब उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम 1/273.15 गुना इंक्रीज होता है, इतना समझ लो। ये होता ही है, साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, इसीलिए हमें इसको याद ही रखना होगा। और उसके बाद क्या हुआ कि T डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमें ये कितना मिल रहा है? T/273.15 V0 जितना मिलेगा। और फाइनली हमें कितना मिल रहा है, देख सकते हो ना आप लोग कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपके सामने है, जो भी हम समझाना चाहते हैं वो। तो और ये ग्राफ भी समझ में आप सबको आ गया होगा दोस्तों। क्लियर है? रेडी हो तो आगे जा रहे हैं हम। शू ग्राफ पाछू, पाछू ग्राफ शू, तो फटाफट समझा देता हूँ पाछू ग्राफ। यहाँ पे ये एक कांस्टेंट प्रेशर, गैस सेम है लेकिन ये प्रेशर कैसा है तीनों का? कांस्टेंट। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे हमने ये तीन ग्राफ प्लॉट करने का चाहा। कोई स्पेसिफिक प्रेशर P1 पे मैंने उसका वॉल्यूम चेक किया, सुनो कितना था। ये वॉल्यूम वाला ये गैस था, अभी उसका प्रेशर फिक्स है P1, लेकिन उस टाइम उसका वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। अब मैंने क्या किया, इसका वॉल्यूम जो है वो V2 सॉरी टेम्परेचर T2 किया, मतलब कम किया, तो ये वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर तो सेम ही है, याद रखना, प्रेशर नहीं बदलता और इसीलिए वो प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसका। और V2 एंड V3, और उसके बाद और भी हम अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम और कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। और ऐसे ऐसे जब हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं तो कोई ऐसा टेम्परेचर आएगा कि जहाँ पे आपका ग्राफ में वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, और इसीलिए इसको ऐसा सारे गैसेस के अंदर ये स्पेसिफिक होता है कि यही टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होता है? ज़ीरो होता है। रेडी दोस्तों? अब समझ में आ गया होगा शायद। आगे जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़िया सा साइंटिस्ट है जिसको हम बचपन से पहचानते हैं, जिसका नाम क्या है दोस्तों? एवो ग्रेडो नहीं, गेड्रो, एवो गेड्रो लो। चलो, यस, वॉल्यूम वर्सेस मोल, रिलेशन वर्स ऑफ वॉल्यूम वर्सेस मोल, अमाउंट ऑफ द गैस, वो दोनों के बीच का रिलेशन हमको किसने दिया है दोस्तों? यस, एवोगैड्रो। बोलो नाम, दो बार बोलो। अब एवोगैड्रो ने बेचारे ने हमें बताया है
कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ गैस। बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। यस। और आपको ये पता भी है कि फॉर, मैं सिर्फ जानने के लिए लिख रहा हूँ, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में ऐसा लिखवाया था कि फॉर गैसेस 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम। याद है, अगर 2 मोल हो जाएगा तो वॉल्यूम 44.8। मतलब देख सकते हो, मोल मीन्स एन, एन वॉल्यूम मीन्स वी, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। यस, यही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे इसका एक रूल भी लिखाया है, देख सकते हो कि भाई एक स्टेटमेंट है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, समझ लो। यस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under the same condition। यस, ये सेम कंडीशन क्या होती थी पता है। यस, एट एसटीपी। तो एसटीपी अगर वर्ड नहीं होता तो ये कंडीशन सेम नहीं बोलेंगे ना हम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितना टेम्परेचर, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर कितना, चलो वेरी गुड। ये प्रेशर जो है वो 1 बार लेते हैं और टेम्परेचर जो है वो 273.15 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। और ये 1 बार जितना टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। यस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी एक रहस्यमय बात है। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलेक्यूल। अच्छा, ये किस किस सिलसिले में इसने ऐसा सेंटेंस बताया आपको, यही है ना उसका जो रहस्य है ये सेंटेंस बताने का, ये यही है जो आप लोग पहले से जानते हो। ये वाला ही रहस्य है इसमें। किसी भी मॉलिक्यूल को, अरे किसी भी गैस को लाओ, फॉर एनी गैस, यहाँ पे एनी वर्ड भी लिख सकते हो आप, किसी भी गैस के लिए आपका जो है ये एसटीपी पे उसका वॉल्यूम 1 मोल का ऑलवेज 22.4 लीटर होता है। ऐसा ये एवोगैड्रो ने ही हमें समझाया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे और शायद आपने कहीं पे देखा भी है ना। चलो, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं इधर, V इज प्रोपोर्शनल टू K इंटू एन, V इज प्रोपोर्शनल टू K इंटू एन, है ना। चलो वेरी गुड। तो बस इसको तो हमें मैथमेटिकल स्टेप के अकॉर्डिंग तो इसका इतना ही ध्यान में रखना है। लेकिन आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने बताया एसटीपी का मतलब वहाँ पे क्या लिखा हुआ है बुक में, सेम वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर। और आपको ये पता होना चाहिए 1 बार डैश पास्कल 10⁵ क्योंकि ये भी क्या होता है कभी कभी
एग्जाम के अंदर बार वगैरह नहीं देते और सीधा पास्कल देते हैं और आपका एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन बार में हो, तब आप फंस सकते हो। दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह सही है क्या? ये 0 डिग्री सेल्सियस मीन दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट है। एंड ये 1 बार मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, एट अ सी लेवल। सी लेवल पता है ना? यस। पारडी में या उमरसाड़ी में? उमरसाड़ी सी लेवल बोला जाता है, तो पारडी थोड़ा हाइट पे होगा, 10-15 इंच जितना, तो वो भी हम सी लेवल ही बोल सकते हैं। ये इसीलिए इसको ऐसे काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे से हम सीधे जाएंगे कश्मीर की ओर, तो हाइट धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ेगी। याद रखना, क्योंकि हमने अभी कल या परसों ही न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, शायद न्यूज़ में देखा भी होगा कि पीएम, हमारे पीएम ने एक टनल का इनॉग्रेशन किया। वो कितनी हाइट पे है वो पता है? 10,000 फीट फ्रॉम सी लेवल, मतलब 3,000 मीटर अप्रोक्सीमेट, मीन्स 3 किलोमीटर देन सी लेवल। तो इतनी हाइट पे उन्होंने वो बनाई है। तो हम जैसे जैसे सी से दूर जाते हैं तो लेवल धीरे धीरे क्या होता है? इंक्रीज होता है। और अगर आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर कौन सा जगह कितनी हाइट पे है, तो किसी को पता है वो कहाँ से हमें मिलता है? नहीं पता ना? तो रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ता है उसके लिए। रेलवे स्टेशन पे जो बोर्ड लगाया होता है, जिसके ऊपर स्टेशन का नाम लिखा होता है, वहाँ पे कॉर्नर में हाइट फ्रॉम सी लेवल ऐसा करके वहाँ पे हाइट दी होती है। तो ये सिर्फ जानने की बात है, ध्यान में रखना दोस्तों। अब आगे देखो वो लास्ट सेंटेंस उसका, एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। जैसे आप लोग आइडियल स्टूडेंट हो ना? क्यों बोल क्यों नहीं रहे? तो वैसे ही ये आइडियल गैस आ रहा है, तो वो आइडियल गैस का अगर आप क्या करोगे? वॉल्यूम चेक करोगे फॉर आइडियल गैस, है ना? तो 1 मोल मीन्स हाउ मच? 22.71098 लीटर। हाँ, तो पर मोल तो आ गया ना सामने। चलो, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल का वॉल्यूम इतना है, हमने इतना बताया, तो सर ये किसके लिए है? 1 मोल का 22.4 लीटर। फॉर एनी कंडीशन, फॉर एनी गैस द 1 मोल इज दिस 22.4 लीटर। तो आपको सिर्फ एमसीक्यू में अगर ऐसा पूछा हो कि what is the volume of 1 mole for the ideal gases, then you should give this answer. But for examples anywhere you can give 22.4 लीटर। दोस्तों समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे गैसेस है कि जिसका 22.4 लीटर, अरे एसटीपी पे उसका वॉल्यूम दिया हुआ है ना, देखो पर मोल दिया है, और आर्गन का कितना है? 22.37। मीन्स ये सब का इसीलिए इतना एक एवरेज लेके दे दिया इन्होंने कि सबके लिए कॉमन हो जाए। तो यहाँ पे देखो कि भाई आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, डाइहाइड्रोजन एंड यस आइडियल गैस लास्ट वाला,
तो ऐसे सबके यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, वॉल्यूम सबके अलग अलग है। तो हमको एक कॉमन एक वैल्यू दे दिया हुआ है ये, तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा। रख सकते हो, रखना ही पड़ेगा। चलो अब हम क्या बता रहे हैं आपको, ये क्लियर हो गया। आपको पता है आइडियल गैस क्या होता है? पता है आपको? व्हाट इज आइडियल गैस? हु आर द आइडियल गैसेस? वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक। देख सकते हो सामने वाला पेज पे, तो वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये आइडियल गैस है। ओके, तो हम देख रहे हैं इधर, वेट करना दोस्तों। यस, इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि यही फॉर्मूला के अंदर इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ एन, अगर हम एन का वैल्यू रख रहे हैं, एन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यस और नॉट? मास अपॉन, नहीं नहीं नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम थोड़ी आता है पागल लोग, मॉलिक्यूलर मास। और इसीलिए हम यहाँ पे V इज इक्वल टू के इंटू एम अपॉन कैपिटल एम ऐसा लिखेंगे। सो द वेल एम इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल एम अपॉन वॉल्यूम, और इसीलिए ये m अपॉन वी का मतलब हो जाता है डेंसिटी, होता है कि नहीं? सो मोलेकुलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ये कभी मत भूलना आप लोग, ये सिर्फ जानने के लिए है कि रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी क्या होगी। यस यस यस। चलो, तो इससे क्या पता चला आपको कि डेंसिटी जो है वो मोलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन की डेंसिटी और हीलियम की डेंसिटी कोई पूछेगा आपको, समझ में आया? तो किसकी ज़्यादा होगी? सीधी बात, हीलियम की, क्योंकि उसका मोलर मास ज़्यादा है। तो सीधी से आपको ये लॉजिक भी समझ जाना होगा। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे सेंटेंस भी आता है। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैंने इतना लिखा है बोर्ड पे तो इतना ही नोटबुक में भी लिख लेते हैं और फिर मजे लूटते हैं। लेकिन आपको थियरी में से भी अगर ये फाइनल आंसर आया तो यहाँ पे आपने लास्ट सेंटेंस देखो, सो द डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये लिखना पड़ता है, हर जगह पे लिखना पड़ता है। क्लियर है ये? इसीलिए दोस्तों समझ जाना चाहिए आपको कि क्या कैसे करना होगा। अब एक बढ़िया सा टॉपिक आपके सामने आ रहा है, आइडियल
गैस इक्वेशन। दोस्तों बहुत ही बढ़िया वर्ड है यहाँ पे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा व्हाट इज आइडियल गैस। बॉयल, चार्ल्स एंड एवोगेड्रो बीसीए ने हमें को कुछ गैस के अकॉर्डिंग रूल दिए हैं। आइडियल वर्ड उस ऐसे बच्चों के लिए यूज होता है, ऐसे लोगों के लिए यूज होता है कि जो रूल के पक्के होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे कौन से रूल फॉलो करता है आपका गैस, तो उसको आइडियल बोला जाता है। तो दैट इज कॉल्ड बीसीए, कि बॉयल, चार्ल्स एंड गैल्यूसेक का रूल्स जो भी फॉलो करेगा वो गैस को क्या बोला जाएगा? एवोगेड्रो। एवोगेड्रो बोला जाएगा, आइडियल गैस बोला जाएगा। यस यस, गैल्यूसेक नहीं दिया यहाँ पे, बट एवोगेड्रो है। ये तीन रूल का जो भी फॉलो करेगा वो क्या बोला जाएगा? आइडियल गैस बोला जाएगा। चलो ओके, अब हम जा रहे हैं आगे। इसको क्या बोला है पता है? हाइपोथेटिकल है ये। क्या है ये? इसका क्या मतलब होगा? कल्पना किया है इसको सिर्फ, कि ऐसा गैस होता है। जैसे हम सिर्फ कल्पना करते हैं कि आइडियल स्टूडेंट होते हैं, वैसे ऐसा गैस होता है, वैसा हमें सिर्फ, क्योंकि सब गैसेस ये सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते। चलो आगे। जो आइडियल होते हैं ना, उसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस नहीं होते। समझ में आ रहा है? एक सपोज मैंने ये कंटेनर के अंदर आइडियल गैस फिलअप किया है, तो ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होता। समझ लेना। तो ऐसे गैसेस को आप क्या बोलते हो? आइडियल गैसेस। और इसीलिए ऐसे गैसेस लाना बहुत ही मुश्किल होता है, समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये एक आइडियल कंडीशन भी मानी जाएगी। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों? अब हमें आइडियल गैस इक्वेशन प्रूव करना है। अब इसके लिए हमने ये तीनों बी सी ए, बॉयल ने क्या बोला बेचारे ने? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। चार्ल्स ने क्या बोला बेचारे ने? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी। एवोगेड्रो बेचारे ने क्या बोला? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन। है ना? तो ये तीनों ने हमें ऐसे तीन फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम दिया है। शायद आपको आंसर मिल गया होगा कि इसमें गैल्यूसेक क्यों नहीं लिया, क्योंकि दैट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे तीनों का सेम है। इसके अकॉर्डिंग हम अगर समझेंगे कि सो द टोटल of this summation of this all the loss V is directly proportional to NT upon P। बच्चों समझ में आया हो तो यस बोलो, नहीं आया हो तो नो बोलो।
सुमित को समझ में नहीं आया तो बेटा देखो इधर, चलो सुमित के लिए है ये v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो ये देखो 1/p हो गया, ये v इज डायरेक्शनल टू प्रोपोर्शनल टू t, तो ये न्यूमरेटर में t आ गया। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो ये न्यूमरेटर में n आ गया, और ये p डिनोमिनेटर में है क्योंकि ये डिनोमिनेटर था इसीलिए। समझ में आया? तो अब आपको पता है प्रोपोर्शनल रिमूव करना है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम क्या रखते हैं, r, एंड इक्वल टू एन टी अपॉन p। सो व्हाट हैपन दोस्तों, p इंटू v इज इक्वल टू, wait dear students, we will try our best। चलो, तो ऐसे PV इज इक्वल टू nRT, कहीं पे सुना है ऐसा? yes yes yes, that is called ideal gas equation, where P is equal to pressure in bar or atmosphere, anything you can take here। V is volume of gas, means liter, N means mole, T means absolute temperature in Kelvin। अब एक लोचा है R का दोस्तों, R is called गैस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो आप लोग बहुत ज़्यादा समझदारी से यूज़ करना होगा, अदरवाइज अगर आपने कोई गलत वैल्यू R का यूज़ कर लिया तो समझ लो आपका आंसर अलग हो जाएगा। अब ये सिस्टम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये सिस्टम के लिए R का वैल्यू, बाकी सारी वैल्यूज को आप डिलीट मारो दिमाग में से भी। और यही, क्योंकि आप अगर कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे, 0.0314, तो देखो दोस्तों ये बार इंटू लीटर पर मोल इंटू केल्विन, तो ये उसका यूनिट है। ये कैसे आया वो मैं बताऊं आपको, R इज इक्वल टू PV अपॉन NT होगा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखो R का जो भी वैल्यू है, हमारा प्रेशर किस में लेना है, बार में, और वॉल्यूम कितना लेना है, लीटर में, और ये मोल है और ये टेम्परेचर है, तो इसीलिए देखो बार इंटू लीटर पर मोल इंटू केल्विन। चलो याद रखोगे, बाली पर मोके, तो आगे आ जाएगा ये। और एक चीज है कि 0.082 ATM इंटू लीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन। ये एग्जाम्पल में जब आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया हो, समझ लो प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में दिया हो, तो आपको ये वैल्यू लेना होगा ना आर का। अगर प्रेशर बार में हो तो आपको ये फॉर्मूला लेना होगा, वैल्यू लेना होगा। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? है ना?
ध्यान में रखना। इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोला जाता है, इसीलिए यूजीसी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूजीसी, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, ये भी बोला जाता है, याद रखना। और इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं दोस्तों? यस। एक चीज बताई कि हमारा ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर चारों फैक्टर्स है कि नहीं है ना? सो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट इक्वेशन भी बोल सकते हैं हम। चारों फैक्टर है, फैक्टर है ना? कौन कौन? पीटीवी तो आ गई ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऐसा भी बोल सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। और एक लास्ट आ रहा है इसमें, कंबाइन गैस इक्वेशन है, लास्ट सेंटेंस जो है वो। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, ये कंबाइन गैस इक्वेशन क्या होता है। अगर आप इसके अंदर एन आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन टी कर सकते हो, देखो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, है ना? कंडीशन 1 के लिए एन मीन्स स्मॉल एंड आर मीन्स कांस्टेंट, तो P1 V1 अपॉन T1। और कंडीशन 2 के लिए P2 V2 अपॉन T2। सो कंबाइन गैस इक्वेशन जो होगा दैट इज कॉल्ड P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2। तो ये कंबाइन गैस इक्वेशन भी हमें कहां से मिला? आइडियल गैस इक्वेशन से ही मिलता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा